इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं रद्द होने के बाद कई ऐसे सवाल हैं जो बच्चों के मन में हैं, माता पिता के मन में है कि आखिरकार भविष्य क्या होने जा रहा है। अब से कुछ ही देर पहले आपने गुजरात के शिक्षा बोर्ड के बारे में पूरी जानकारी ली। गुजरात के शिक्षा मंत्री हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि 12वीं की परीक्षाएं गुजरात शिक्षा बोर्ड की भी रद्द कर दी गई। देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश की बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द की जानी हैं? क्या उत्तर प्रदेश में भी सीबीएसई का ही फॉर्मूला लागू होगा? अगर एग्जाम हुए तो कब होंगे? उत्तर प्रदेश में 12वीं के बोर्ड के स्टूडेंट्स अभी क्या करें? इसके लेकर उहापोह की स्थिति है। जो टेंशन है उसको खत्म करना है और ये अपने आप में आवश्यक है। इसलिए इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा। शर्मा जी, सबसे पहला सवाल ये जो कि आज हर कोई जानना चाहता है, सीबीएसई के एग्जाम्स तो रद्द किए जा चुके हैं, उत्तर प्रदेश सरकार क्या फैसला ले रही है? देखिए, मैं पहले तो सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए उनके निर्णय का स्वागत करता हूं कि उन्होंने व्यापक देश के विभिन्न प्रदेशों के परिप्रेक्ष्य में ये एक जनहित का निर्णय लिया है। चूँकि चाहे बंगाल हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, केरला हो, आसाम हो, ये गोवा हो, ऐसे प्रदेश हैं जहां अभी कोरोना का संक्रमण नियंत्रित भाव में नहीं है। ऐसे समय परीक्षा जो सीबीएसई बोर्ड की पूरे देश में होनी थी वो कई प्रदेशों में संभव नहीं हो पाती। इसलिए इसको जनहित में जो उन्होंने तनाव युक्त था, हमारा विद्यार्थी अध्यापक भी तनाव युक्त थे, ऐसे समय उन्होंने जो इस प्रकार का निर्णय लिया है, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा निर्णय जनहित में है और इसका हम सबको स्वागत करना चाहिए जी। दूसरा व्यवस्था जब आती है तो मैं उल्लेख करूंगा अपने कुछ दिन पहले के निर्णय को। हमने कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो हमारा प्रयागराज माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है। इसमें हम लोग 56 लाख से लेकर एक समय भी तो अभी हमारा 1-2 वर्ष पहले था कि हम 60 लाख तक विद्यार्थी हमारे परीक्षाओं में बैठते रहे हैं। और इतने बड़े बोर्ड में हमें तमाम व्यवस्थाओं को करने में 4 से 5 महीने लगते हैं। हम फरवरी में परीक्षा कराना चाहते थे, बाद में माननीय हाईकोर्ट का निर्णय आया पंचायत चुनाव के संदर्भ में, और हमको मार्च में, फिर अप्रैल में, फिर कोरोना की स्थिति आई तो मई में 8 मई को परीक्षा कराएं। इस प्रकार के निर्णयों में परिवर्तन करना पड़ा। हालांकि पिछले 4 वर्षों में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया था। 10 महीने पहले हम लिस्ट निकाल देते थे किस तारीख से परीक्षा शुरू होगी, किस तारीख को समाप्त होगी। हमने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो वर्षों से चला आ रहा सत्र था उसका नियमितीकरण किया जी। और 10 महीने पहले हम अपनी लिस्ट निकाल देते थे कि इस तारीख से शुरू होगी, इस तारीख को समाप्त होगी। इसीलिए पिछली बार हमारी फरवरी में परीक्षाएं समाप्त हो गई थी। इस बार हमारा जो यहाँ पंचायत चुनाव थे उनके कारण परीक्षाएं समाप्त नहीं हो पाई, प्रारंभ नहीं हो पाई, और ये नई स्थिति आई तो हमने एक हफ्ता पहले ये किया कि हाई स्कूल की जो हमारी परीक्षा है उसको पहली बार हमने 100 साल के इतिहास में, हमारा 100वां साल है हमारे बोर्ड की स्थापना का। ये देश का सबसे पुराना बोर्ड है माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज बोर्ड। तो इसमें 100 साल के इतिहास में पहली बार हमने हाई स्कूल की परीक्षा को निरस्त किया जनता के हित में, और 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां इन सब के विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने का निश्चय हमने किया। हाई स्कूल के संदर्भ में क्या हमारी प्रावधि होगी, इसके लिए कमेटी हमने बनाई, और उस कमेटी का ये निर्णय आएगा कि हमें अंकन, जो अंक तालिकाओं में जो अंकन की प्रक्रिया है, जो मार्क्स देने की जी, वो क्या हो, इसका निर्णय हमारी वो कमेटी ले। और कमेटी में के जो अंकन की व्यवस्था, जो हमारे अंक तालिका में हम अंक देंगे विद्यार्थियों को, अगर विद्यार्थी उससे संतुष्ट ना हो तो सामान्य परीक्षा के साथ ही हम उनको एक ऑप्शन दें कि वो हाई स्कूल की परीक्षा में बैठ सकता है विद्यार्थी अपने अंकों को सही करने के लिए। और जो उस परीक्षा में जो अंक आएंगे, भले ही 2022 में परीक्षा हो, लेकिन उसको 2021 का परीक्षा फल में शामिल किया जाएगा। इस प्रकार का निर्णय हमने एक हफ्ता पहले दिया जी। और मुझे खुशी है कि आज मुझे समाचार पत्रों में भी इस प्रकार के लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल है 12वीं के छात्र के लिए, मैं माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन 12वीं के छात्र अभी सबसे बड़ी दुविधा यही है उनके लिए, क्या करें?
क्योंकि सीबीएसई के तो निरस्त हो चुके हैं, तो 12वीं के छात्र के लिए अभी सरकार ने क्या तय किया है? नहीं, वही मैं बता रहा हूं कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा निरस्त होने के बाद 12वीं कक्षा का फार्मूला तय करने के लिए उन्होंने कमेटी को फॉर्म किया है। उस प्रकार के भी निर्णय उन्होंने लिया है। उत्तर प्रदेश पे हमारा स्थिति अलग है। हमने दोनों ऑप्शन पे हमने विचार किया था। अभी हमने लिखा था कि 12वीं की कक्षा की अगर यदि स्थिति सामान्य होती है तो हम जुलाई के द्वितीय सप्ताह में कराने पर विचार करेंगे, ऐसा हमने कहा था। हमने तिथि का निर्धारण नहीं किया था। लेकिन जिस प्रकार से एक जनहित में निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी का आया है, हम पुनर्विचार की ओर बढ़े हैं अपने जो हमने पहले प्रस्तावना रखी थी। हालांकि उत्तर प्रदेश की स्थिति हमारी तेजी से बदल रही है। एक समय 3,10,000 से अधिक एक्टिव केस थे, तो आज हमारा 30,000 के आसपास एक्टिव केस कुल उत्तर प्रदेश में रह गए हैं जी। आज हमारी रिकवरी रेट 97.1% है और पॉजिटिविटी रेट जो है वो गिरकर 0.3% के आसपास रह गया है। और जो हमारे 97,000 राजस्व गांव हैं और उनमें हमने जिस प्रकार से 70,000 निगरानी समितियों का गठन करके ये तो बिल्कुल सही है। देखिए, पहुंचाना, मैं माफी चाहता हूं आपसे एक बार फिर। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, स्थिति बहुत सामान्य है। एग्जाम आप जुलाई में करा पाएंगे या आपको लगता है कि अभी इसको पोस्टपोन करना ही बेहतर होगा? अगर पोस्टपोन करेंगे तो 12वीं के छात्रों का आकलन कैसे होगा? विवरण आपको इसीलिए दिया जी, इसीलिए दिया कि हम उन स्थितियों का आकलन कर रहे हैं। 1-2 दिन के बाद हमारी सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और इन सारी स्थितियों का आकलन करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के जो दिशा निर्देश हुए हैं सीबीएसई बोर्ड के संदर्भ में 12वीं कक्षाओं का, उसको संदर्भ लेते हुए हम पुनर्विचार की स्थिति पे पहुंचेंगे और अपने अधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री के साथ में बैठक करने के बाद हम निर्णय लेंगे कि हमें परीक्षाओं के संदर्भ में क्या करना है। जी। अब शर्मा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि मान लीजिए आप तय करते हैं, जिस तरह से आपने 6ठी से लेकर 11वीं तक के बच्चों के लिए तय किया कि नहीं, आप एग्जाम मत दीजिए, हम आपको इंटरनल असेसमेंट और आपके पास परफॉर्मेंस के बेसिस पर प्रमोट करते जाएंगे। अब 12वीं के लिए क्या मानदंड होंगे? क्योंकि सीबीएसई ने अभी मानदंड तय नहीं किए। अगर ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है कि आप एग्जाम स्थगित कर देते हैं, तो फिर क्या कोई मानदंड आप नया बनाएंगे या सीबीएसई का जो मानदंड होगा उसी को यूपी बोर्ड मान लेगा? नहीं, देखिए, सीबीएसई का अभी मैंने बताया कि जो हमने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा में जो निर्णय लिए थे, लगभग वही निर्णय जो हम एक हफ्ता पहले ले चुके थे, उसी के मिलता जुलता निर्णय सीबीएसई बोर्ड में भी आने की संभावना बनती जा रही है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा की प्रक्रिया, उनमें पूछे जाने वाले प्रश्न और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में बहुत अंतर है। हमारी परीक्षा पद्धति और उनकी परीक्षा पद्धति में व्यापक अंतर है और इसलिए दोनों की पद्धतियां एक इसलिए भी नहीं हो सकती कि उनके मिड टर्म परीक्षाएं होती हैं, हमारे वहाँ मिड टर्म परीक्षा नहीं होती। हालांकि अभी पहली बार हमने जो है वो प्री बोर्ड परीक्षाएं कराई हैं। हमारा आधार क्या बन सकेगा ये तो हम तब निर्णय लेंगे जब हम 12वीं कक्षा के परीक्षा के बारे में कोई अंतिम निर्णय की स्थिति में पहुंचेंगे। मैंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम सब लोग इन सारी परिस्थितियों में कि एक वर्ग विद्यार्थी का ऐसा भी है जो कहता है कि इंटरमीडिएट की परीक्षा अगर आप नहीं कराएंगे तो हमारा अंकन किस प्रकार से उच्च शिक्षा संस्थानों में होगा। उनकी आशंका ये भी होती है कि वो प्रतियोगी परीक्षा में कैसे बैठेंगे। ये तमाम यक्ष प्रश्न उनके इर्द गिर्द घूमते हैं। शर्मा जी, मैं इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि देखिए, अभी आपसे बात करते करते हमारे पास ये खबर आई है कि मध्य प्रदेश ने तय किया है कि 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं रद्द होंगी और ये बड़ी खबर है जो हम आपको अभी प्रस्तुत भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ने तय कर दिया है कि 12वीं की बोर्ड की परीक्षा रद्द की जा रही है। मध्य प्रदेश ने रद्द कर दिया, गुजरात ने रद्द कर दिया, तमाम राज्य हैं जो 12वीं की परीक्षा को रद्द कर रहे हैं। तो शर्मा जी, मेरा सवाल एक बार फिर आपके पास है। मैं आपसे जी दो बार निवेदन पहले भी आपके सवाल के संदर्भ में मैं कर चुका हूं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए पूरे प्रदेश का व्यापक दौरा कर रहे हैं जी। 1-2 दिन के बाद जब उनका दौरा से उनको पूरा कुछ राहत मिलती है तो हम लोग बैठ के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के व्यापक हित में जल्दी निर्णय लेंगे उत्तर प्रदेश की 12वीं परीक्षा के संदर्भ में। जी, आप ये कह रहे थे कि छात्रों का एक वर्ग है जो ये मानता है
कि उनके लिए आकलन आवश्यक है, यानी कि एग्जाम्स होने चाहिए, उसके रिजल्ट्स आने चाहिए, तभी वो अपने परफॉर्मेंस को आंक सकते हैं और उनको एडमिशन्स मिलेगा। मैं उस विकल्पों का चर्चा कर रहा था कि दोनों तरीके से लोग कहते हैं। एक वर्ग कहता है कि छात्रों के हितों में परीक्षा नहीं होनी चाहिए जी। एक वर्ग कहता है कि नहीं, उनकी परीक्षा से कराने से उनकी जो मेधा शक्ति है उसका सही आकलन हो सकता है। तो ये दोनों प्रकार के चर्चाएं होती हैं, लेकिन छात्र हित और उनकी सुरक्षा क्या है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये हमारे लिए सर्वोपरि है और इसको आधार मानते हुए हम लोग किसी निर्णय के करीब पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरों के से जब उनको छुट्टी मिलती है। अब शिक्षा मंत्री जी, एक बड़ा सवाल हम सबके सामने मोबाइल ये खड़ा है कि कोरोना की इस महामारी ने हमें ये सिखा दिया है कि हमें अपनी पूरी शिक्षा पद्धति में मूलभूत परिवर्तन करने पड़ेंगे, क्योंकि अब शिक्षा पद्धति वैसी नहीं चल सकती जैसे पहले चल रही थी, क्योंकि जब तक कोरोना है तब तक तमाम चीजें बदलनी पड़ेंगी। आपको ऑनलाइन सेशंस कराने ही पड़ेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिक्स करना पड़ेगा। आपने इतना अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूं कि उत्तर प्रदेश में इन स्थितियां आई तो हम लोगों के सामने एक यक्ष प्रश्न था कि हम विद्यार्थियों को कैसे पठन पाठन की प्रक्रिया कराएं, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग के बारे में माध्यमिक शिक्षा परिषद के लोग बहुत प्रशिक्षित नहीं थे। लेकिन मुझे खुशी है कि हमने बड़े युद्ध स्तर पर निश्चय किया कि हम ऑनलाइन टीचिंग करेंगे। तो हमने ई गंगा पोर्टल, स्वयं प्रभा चैनल, दूरदर्शन के माध्यम से कई लाख व्हाट्सएप ग्रुप को बनाकर और विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्थाओं को करके लेक्चर्स को अपलोड करके और जो हमारे डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें तो हमने एक डिजिटल लाइब्रेरी 70,000 से ऊपर जो हमारे अच्छे प्रोफेसर्स के लेक्चर थे उनको अपलोड करके पूरे भारत की सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का काम हमने कर लिया इसी कोरोना संक्रमण काल में, कि जिससे लोग घर बैठे ऑनलाइन टीचिंग का लाभ उठा सकें। और मुझे बड़ी खुशी है कि छठे क्लास के बच्चों से लेकर और हमारे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक के विद्यार्थियों ने बड़े अच्छी तरीके से ऑनलाइन टीचिंग की और अधिकांश बच्चे इससे बड़े संतुष्ट बने, जिससे हमारा जो सत्र का नियमितीकरण था उसकी प्रक्रिया बड़ी संतुलित रही। और मैं इस जो नई प्रक्रिया अब ऑनलाइन टीचिंग की आई है, मैं समझता हूँ इसने एक स्थान बना लिया है अपना, और भविष्य में जब भी हम सामान्य प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ेंगे तो एक ऑप्शन हमारे सामने जरूर मौजूद रहेगा, वो ऑनलाइन टीचिंग का रहेगा। और हमें अपनी शिक्षा पद्धति के परिवर्तन के साथ ऑनलाइन टीचिंग की तरफ भी जो नई शिक्षा पद्धति के विकल्प हमारे सामने आए हैं उसमें ये प्रमुख स्थान है इसका। जी, अब शिक्षा मंत्री जी, इसमें एक कंप्लेन है जो कि कई बार उत्तर प्रदेश के छात्र भी करते हैं, बाकी राज्य के छात्र भी कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार से ये बार बार शिकायत आती है कि जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ऑनलाइन पढ़ा नहीं पाते। कई तो ऐसे टीचर्स हैं जिनको इसकी जानकारी तक ठीक से नहीं है कि किस तरह से कैमरा रखा जाए और बच्चों को बोर्ड पर कैसे चीज़ें पढ़ाई जाएं या फिर किस तरीके से समझाया जाए। ये देखिए, ये चीज़ें सीखने से और प्रशिक्षण प्राप्त करने से होती है। मैंने बताया कि कोरोना के संक्रमण ने हमको बहुत अच्छी चीज़ सिखाई, और वो अच्छी चीज़ ये थी कि ऑनलाइन टीचिंग जो हमारे टीचर्स भी नहीं कर पाते थे, विद्यार्थी भी नहीं कर पाते थे, उन्होंने इससे बहुत कुछ सीखा है जी। और जो प्रारंभिक दौर में आप जिसकी बात कर रहे हैं वो प्रारंभिक दौर की कठिनाइयाँ थीं, जिसको धीरे धीरे सीखते सीखते आज 6-7 महीने के बाद अब मैं कह सकता हूं कि लोगों ने, टीचर्स ने भी, बच्चों ने भी इसमें महारत हासिल कर ली है। अब कम से कम कठिनाइयां हो रही हैं और बड़ी स्मूथली हमारी ऑनलाइन टीचिंग चल रही है। शिक्षा मंत्री जी, आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया और ये आप मानते हैं कि अब शिक्षा पद्धति में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की शिक्षा पद्धति बहुत आवश्यक है। ये बहुत एक तरह से अच्छी जानकारी है, क्योंकि इसी के आधार पर बच्चे आगे बढ़ेंगे भी। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।